हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं रवि झा आपके साथ भारतीय संविदा अधिनियम 1872 दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चर्चा करूंगा। ये बात अलग है कि इस लेक्चर के अंदर आपके साथ महज सेक्शन 1 से लेकर 36 तक के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये चर्चा आगामी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 की। अब जो आपका पहला सवाल है वो आपसे ये पूछता है कि एक प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने अथवा ना करने के लिए रजामंदी। तो आमतौर पे जो प्रस्ताव वर्ड होता है ये एक प्रकार का ऑफर होता है और जब हम किसी व्यक्ति को ऑफर देते हैं तो हम ये सोचकर मानते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। अगर हम इसके दूसरे सवाल की तरफ आएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो संविदा विधि है इसका प्रभाव क्या होगा। क्या ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव होता है, क्या ये आपका प्रोस्पेक्टिव होता है। तो ये जो प्रभाव है ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि ये आपका प्रोस्पेक्टिव होगा। हालांकि यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो विकल्पों में से आपको एक का चयन करना है। क्या इसका प्रभाव भूतलक्षी है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है? बिल्कुल हाँ। तो आमतौर पे इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा दूसरा, भूतलक्षी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 किस तिथि को लागू हुआ था, तो आपको ये जानकारी होगी कि ये एक्ट आपका फाइनली इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर सन 1872 को। उसके बाद अगर हम प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पर्टिकुलरली ये बात करता है कि आपका जो वचन है वो एक प्रकार से कंप्लीट माना जाता है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं तो अगला सवाल आपका बेसिकली एक केस लॉ के ऊपर आधारित है और ये कहता है कि स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा, बोलना, लिखना या अन्य कोई रूप बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। और ये आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट है किस वाद में डिसाइड किया गया था, तो ये वाद था आपका भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के वाद में। इस बात को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो आमतौर पर वो क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा शून्य करणीय संविदा। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखते हैं तो वस्तु को मूल्य पर्ची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो ये आपका इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं तो ये आपको जानना होगा कि दुकान के शोकेस से प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगा माल क्या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, प्रति प्रस्ताव है, संसूचना है या इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपका एग्जैक्टली इनविटेशन टू ऑफर होगा, दैट इज कॉल्ड प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। उसके बाद आपका अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त है और जो आपका कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस है, ये दोनों ही केस आपके सामान्य प्रस्थापना से संबंधित हैं। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं तो एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है और वो अंतर आपको विधिक संबंध स्थापित करने के आशय को ध्यान में रखते हुए देखने की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेंडर की, तो निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना एक प्रकार का प्रस्थापना का आमंत्रण ही होता है, बल्कि और कुछ नहीं होता है। उसके बाद अगला सवाल फिर आपसे इनविटेशन टू ऑफर से ही संबंधित है और इसका जो सही उत्तर होगा आमतौर पर वो होगा आपका हार्वे बनाम फैसी। ये केस आपका डिसाइड करता है प्रस्थापना में आमंत्रण से संबंधित, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं
तो विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम फैसी के वाद में प्रतिपादित हुआ था, प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में अनुसरित किया गया है और इसका सही जवाब होगा D.I. मैकफर्सन बनाम M.N. अपन्ना। उसके बाद अगर हम इसके अगले सवाल की ओर देखते हैं तो कौन सा प्रस्ताव मान्य होगा? एक दुकानदार का सूची पत्र, क्या ये मान्य होगा? बिल्कुल नहीं। रेलवे की समय सारणी, क्या ये प्रस्ताव मान्य है? नहीं। वस्तुओं का एक दुकान में प्रदर्शन जिन पर दामों की चिट लगी हुई है? नहीं। एक ग्राहक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकानदार के पास जाकर कहता है मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ और दुकानदार हाँ कह देता है, आमतौर पे यही आपका प्रस्ताव मान्य होता है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ आएं तो एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जहां पर सामान्य जनों को दिया जाता है एवं किसी के भी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल फिर से आपका एक केस लॉ के ऊपर आधारित है जो बात करता है कि किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है। ये आपके कौन से सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया था? तो ये केस है आपका हार्वे बनाम फैसी के वाद में। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य प्रस्ताव के मामले में संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती है यदि प्रस्तावक ने उपेक्षा ना की हो, और ऐसा किस वाद में निर्णित किया गया है? तो वो आपका है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसी वाद में आमतौर पर इसका डिसीजन या इसका निर्णय आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो एक प्रति प्रस्ताव क्या होता है? तो एक वास्तविक प्रस्ताव की अस्वीकृति को ही हम लोग प्रति प्रस्ताव की संज्ञा में रखते हैं। उसके बाद यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे को अज्ञानता में दें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रतिकूल प्रस्ताव या इसे क्रॉस ऑफर की संज्ञा भी दी गई है। उसके बाद अगर हम इसके अगले पार्ट पे आते हैं तो अगला सवाल है आपका प्रतिफल की धारा 2 में दी गई परिभाषा में क्या आपको देखने को मिलता है? तो ये बात करता है कि प्रतिफल आपका वास्तविक होना चाहिए। उसके बाद जो अगला सवाल है आमतौर पर ये वो सवाल है जहां पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संविदा में अजनबी व्यक्ति को लागू नहीं कर सकता है, ये क्या आदर्शन है? क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। और वह संविदा का पक्षकार नहीं है अतः वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन को समुचित तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसके अगले सवाल पर आते हैं तो प्रतिफल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह वचनदाता की इच्छा पर दिया जाता है, सही है। वह भूतकालिक भी हो सकता है, सही है। उसके वचन के लिए पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, सही है। उसके लिए अपरिचित व्यक्तिवाद नहीं ला सकता है, ये आपका आमतौर पे कथन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गलत कथन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि प्रतिफल का क्या अर्थ होता है तो आमतौर पे आपको लगेगा कि जब सभी ठीक है, सभी ठीक का मतलब कि विधि की दृष्टि से उसका महत्व होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और जो आपका भ्रात्मक बिल्कुल भी ना हो, तो ये चारों के चारों विकल्प आपको बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अधीन प्रतिफल के लिए प्रतिफल को वचन गृहीत या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाना कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच के द्वारा सर्वप्रथम 1677 में निम्नलिखित वाद में अपनाया गया था। और यहाँ पर आपसे वाद का नाम पूछ रहा है तो वो वाद का नाम है आपका डटन वर्सेस पुल का। उसके बाद जब हम अगले सवाल की बात करते हैं तो आपसे पूछा यह गया है कि प्रतिफल को कहाँ पर व्याख्या किया गया है, तो ये आपको देखने को मिलता है धारा 2 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, आमतौर पे हम उसे करार की संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अगले सवाल पर देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो आमतौर पे अगर हम इसके सही जवाब की तलाश करते हैं तो ये बात करता है शून्य करार को लेते हुए। उसके बाद एक शून्य संविदा वह संविदा है जो आमतौर पे आपका बताता है, क्या बताता है कि वो आपका न्यायालय में प्रवर्तनीय हो ही नहीं सकता है, यानी कि दैट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित करती है किस धारा के अंतर्गत, तो ये धारा आपको देखने को मिलता है
2H के अंतर्गत। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होती है, क्या ये कथन आपका सत्य है? बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार एक संविदा नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जवाब दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई शक या कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक शून्य करणीय संविदा एक ऐसा करार होता है जो आम तौर पे अगर हम उसको देखें तो उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर ही प्रवर्तनीय होता है, यानी कि ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक प्रॉब्लम को रख दिया जा सकता है और उस प्रॉब्लम को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सवाल ये है कि आ अपने नौकर बा को अपने खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजता है और वह का के ढूंढने के जाने के बाद उसके खोए हुए भतीजे को ढूंढ कर लाने के लिए 500 रुपये के इनाम की घोषणा भी करता है। बा भतीजे को ढूंढकर घर ले जाता है। उसके बाद उसे इनाम के बारे में पता चलता है। संविदा अधिनियम के तहत क्या आप कह सकते हैं कि बा वास्तव में इनाम का उचित हकदार है? तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखें तो नहीं, क्योंकि जब उसने भतीजे को ढूंढा था तो उस समय तो उसे उस प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो उस संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है? तो ये बात आपकी बताई गई थी भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके अगले सवाल को देखते हैं तो संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाती है जहां स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखते हैं तो यह कथन किस विधि शास्त्री का है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो कि गलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। तो आमतौर पे जब हम इसका सही विकल्प देखते हैं तो ये एंसन का स्टेटमेंट था जो अपने आप में एक बहुत ही महान ज्यूरिस्ट हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वचन विभिन्न को लेकर अनेक बार समानार्थी कहा जाता है, इसका तात्पर्य क्या होगा? तो ये आपको प्रतिफल के बारे में बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डनलप बनाम हिंगिस संबंधित आपके किस केस से है, तो हमें ये पता चलता है डाक द्वारा प्रतिग्रहण से इसका संबंध है। उसके बाद जब हम बात करें संविदा संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये आपका था ट्विडल बनाम एटकिंसन के वाद में। उसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखते हैं तो संविदा की गुप्तता सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? तो अगर हम इसके विचारधारा को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है केवल संविदा के पक्षकर ही उस पर दावा कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न के ऊपर आए तो ये बात करता है साधारण प्रस्ताव की स्थिति में स्वीकृति की संसूचना की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रस्तावक द्वारा संसूचना की जरूरत नहीं बताई गई है तो यह मामला आपके कौन से वाद में धारित किया गया था? तो सेम आपका केस निकल कर आता है कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मॉल वॉल कंपनी। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये आपसे पूछता है अमूमन कि बताइए कि एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर क्या हो जाता है? तो जाहिर सी बात है वो आपका वचन हो जाएगा धारा 2 खा के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न पर आते हैं तो अगला प्रश्न आपका एक केस लॉ से संबंधित है जो भारत संघ बनाम मदलाला थथैया की बात करता है और इसमें आमतौर पर इस बात का जिक्र किया गया है और वो है स्थायी प्रस्ताव के रूप में। उसके बाद अगर हम संविदा करने के लिए एक व्यक्ति के वयस्क होने की बात करते हैं तो आमतौर पे व्यक्तिवश की जो सदैव कम से कम 18 वर्ष की आयु का है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के द्वारा 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया गया है या तो वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का होना चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ मामलों में अगर आप देखें तो वहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर भी की गई है कि 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वो भी उन परिस्थिति में जहाँ पर उसके नेचुरल गार्जियन जीवित नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो संविदा अधिनियम की जो धारा 18 जो संविदा अधिनियम 1872 की जो धारा 4 है इसमें किसका उपबंध नहीं दिया गया है? तो ये आपकी बात करता है प्रस्थापनाओं की और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण के बारे में। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो अमुक कीमत पर बा को घर बेचने की
पत्र के द्वारा प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण मानी जाती है तो अगर हम इसका सही जवाब देखें तो जब बा के द्वारा उस पत्र को प्राप्त कर लिया जाता है या रिसीव कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्वीकृति की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध पूर्ण होती है और अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो जब यह प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। उसके बाद अगर हम इसके अगले सवाल पर आते हैं तो प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध तब आमतौर पर पूर्ण होती है जब संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं स्वीकृति डाक के द्वारा जब भेजी जाती है तो प्रस्तावक के ज्ञान में आने से पूर्व यह भंग की जा सकती है, ऐसा प्रावधान आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत पड़ती है कि प्रस्तावना का प्रतिसंहरण हो जाता है किस परिस्थिति में, जब प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण के पूर्व ही आ जाए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है और ये किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है तो प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस देकर, प्रस्तावक के अंतर्गत विहित स्वीकृति के लिए समय सीमा के समाप्त होने पर, प्रतिग्रहीता द्वारा स्वीकृति से पहले निर्धारित शर्त को पूर्ण ना करने पे, तो इन्हीं चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थापना की वैध अभिस्वीकृति है तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब अभिस्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित रीति से दी गई है। उसके बाद अगर हम स्वीकृति को लेकर बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पूर्ण और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। स्वीकृति मौखिक रूप से भी दी जा सकती है, स्वीकृति संसूचित रूप से भी दी जा सकती है, स्वीकृति विहित रीति से भी होनी चाहिए और आमतौर पे स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि स्वीकृति आपके लिखित में ही होनी चाहिए, उसके अलावा भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से आप अपनी स्वीकृति को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपने सफ़र को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी MCQs आपके आंखों के सामने से गुजरे होंगे एक बार ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बेयर एक्ट तो पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम MCQs को कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि उसको रटने की कोशिश करते हैं कि स्वीकृति का तात्पर्य ये होगा या पहले का चौथा होगा। तो कई बार वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप लोग बेयर एक्ट को पढ़ें तो उसके साथ साथ MCQ की बुक को भी खोल कर बैठें ताकि आपके कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी बहुत अच्छी मेंटेन की जा सके। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।